समीर के जाते ही सौंदर्या कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ा कर थकी सी लेट गई। समीर के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार उसने समीर से जुड़ने का प्रयत्न किया था उतनी बार समीर ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थीं, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करते रहेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थीं। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थीं। वो हंसमुख, मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। पर ऐसे निश्चिंत जीवन में भी मन कभी कभी कितना खिन्न हो जाया करता था। उसे बचपन की वह बात आज भी कितनी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपा कर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी सौंदर्या, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और वे दोनों हंस पड़ी थीं। वो पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहाँ से खिसक गई थी। फिर तो कई बार ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की ही, पर उन्होंने क्यों उसके काले रूप पर सौंदर्या का नाम देकर व्यंग्य किया और उसे ज्यादा से ज्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे सौंदर्या की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पाए थे? जब वो स्कूल के स्नेहिल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई थी तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थीं। अपने नाम और रूप को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न छोड़ दिया था। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी विनोद का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ सौंदर्या जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना क्या भूल सकेगी कभी वह। शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था। न जाने कितनी बातें थीं जिनसे उसका हर रोज सामना होता था। ऐसे माहौल में वह ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होती गई थी। वे दमघोटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला तो मन शांत होने लगा था। श्रुति और रवि उसकी बौद्धिकता के कायल थे और उसे बहुत मानते थे। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते थे। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं संजोने लगी थी। सौंदर्या के पिता नवनीत जूट का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर सौंदर्या की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण सौंदर्या का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। रमाकांता नवनीत के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। रमाकांता कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोबदाब था। वो लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। समीर सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह नवनीत की नजरों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जामाता पाकर नवनीत फूले नहीं समा रहे थे। समीर को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे। पर सुहागरात को दुबली पतली, श्यामवर्ण, आकर्षणहीन सौंदर्या को देखते ही उसकी सारी रूपीन कल्पनाएं धराशायी हो गईं। वह चाहकर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेर कर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वरवधू में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया था। सौंदर्या धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी कि समीर की नाराजगी का कारण पूछे, माफी भी मांगे, पर समीर के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। बहू खाना नहीं खाना क्या? सास के स्वर से सौंदर्या अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान से आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई। हड़बड़ाकर गीली आंखें पोंछ ली और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। वो खाने के काम से निवृत्त होकर फिर कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी समीर की तस्वीर पर दृष्टि अटक गई। मन में फिर कोई कांटा खटकने लगा। सोचने लगी, इन 2 सालों में किस तरह समीर छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बाहुपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं।
अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वो उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंख मूंद कर सर्वोपरि मान लिया? यदि वो पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर समीर से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। नहीं, अब नहीं सहेगी वह। आज सारी बात अवश्य कहेगी। कब तक आज की तरह अपनी इच्छाएं दबाती रहेगी? उसने कितने अरमानों से आज श्रुति और रवि के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह समीर को सहलाते हुए बोली थी, आज इतवार है, मैंने श्रुति और रवि को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज ही क्यों, फिर कभी सही, उनिंदा सा समीर बोला। पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए न सही उनके लिए ही सही। अगर आप नहीं चलेंगे तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम भी तय कर रखा है, सौंदर्या ने बुझे मन से आग्रह किया। जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर समीर ने मुंह फेर लिया। उसे बेहद ठेस पहुंची। पहली बार उसने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था और समीर ने बात को इस कदर उल्टा ले लिया। न तो वह कोई कार्यक्रम बनाती और न ही यह स्थिति आती। सौंदर्या ने उसी समय रवि को फोन करके कह दिया, तेरे जीजाजी को कोई जरूरी काम है, इसलिए फिर कभी चलेंगे। मन बहुत खराब हो गया था, फिर किसी भी काम में जी नहीं लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके आंखें भरती रहीं। क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी शौक में समीर को भी शामिल करने की सोच सके? आज वह समीर से अवश्य कहेगी कि क्यों वह उससे इस कदर घृणा करते हैं और उसके साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। शाम उतरने लगी थी। लंबी परछाइयां दरवाजों में से रेंगने लगी तो सौंदर्या शिथिल कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ने लगे। रोज की यह बंधी बंधाई जिंदगी, जिसमें जीवन की जरा भी हसरत नहीं थी। बस भावहीनता मशीनी मानव की तरह से एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नीरस है ये जिंदगी। माता पिता खाना खा चुके थे, समीर अभी तक नहीं आया था। सौंदर्या बचा खाना ढककर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। घंटी बजी तो भी वैसे ही कार्यक्रम में खोई बैठी रहने का उपक्रम करती रही। नौकर ने दरवाजा खोला। समीर आया और जूते खोलकर सोफे पर लेट सा गया। बड़ी देर कर दी, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, बहू इंतजार कर रही है तेरा, माँ ने कहा। बचपन का एक दोस्त मिल गया था, इसलिए कुछ देर हो गई। वो खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए उसके घर खाना खा लिया था, समीर ने लापरवाही से कहा। सौंदर्या अनमनी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। समीर जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। यदि मन की भड़ास निकाल ही देगी तो भी क्या ये दरारें पाटी जा सकेंगी? कहीं समीर उससे और ज्यादा दूर न हो जाए। नहीं, वो कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करेगी। आखिर कभी न कभी तो उसके अच्छे बर्ताव से समीर पिघलेंगे ही। मन को सांत्वना देती सौंदर्या सोने का प्रयत्न करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण, ठंडी ठंडी समीर और तरह तरह के पक्षियों के मिले जुले स्वर जैसे कानों में रस घोलते हुए। सुबह नींद कितनी जल्दी टूट जाती है। बिस्तर से उठकर बेतरतीब कपड़ों को ठीक करती सौंदर्या सोचने लगी, कितनी सुखी होती हैं वे लड़कियां जो देर सुबह तक अलसाई सी पति की बाहों में पड़ी रहती हैं। वो कमरे के कपाट हौले से भिड़ाकर रसोई में आ गई। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से उड़ लिया था। उसे इसमें संतोष महसूस होता था। वह सास ससुर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही दोनों का दिल जीत लिया था। भजन कब के बंद हो चुके थे। कोहरे का झीना आंचल हटाकर सूरज आकाश में चमकने लगा था। कमरे के रोशनदानों से धूप अंदर तक सरक आई थी। सुनिए जी, अब उठ जाए, 8:30 बज रहे हैं, सौंदर्या ने हौले से समीर की बाह पर हाथ रख कर कहा। चाह कर भी वह रजाई में ठंडे हाथ डालकर अधिकार पूर्वक छेड़ते हुए नहीं कह सकी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी। बिना कोई प्रतिकार किए समीर उठ गया तो सौंदर्या ने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और शेविंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। जरूरी कामों को निपटाकर समीर दाढ़ी बनाने लगा। सौंदर्या वहीं खड़ी रही, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। सोचने लगी, समीर डांटते हैं तो बुरा लगता है, पर खामोश होकर उपेक्षा जाहिर करते हैं तब तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। जरा तौलिया देना तो, विचारों की श्रृंखला भंग करते हुए ठंडे स्वर में समीर ने कहा। सौंदर्या ने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकालकर समीर को थमा दिया। समीर मुंह पोंछने लगा। अचानक ही सौंदर्या की निगाह समीर के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे। ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं।
बचपन से ही होते आए हैं, समीर ने लापरवाही से कहा। फिर भी डॉक्टर से राय लेने में हर्जी क्या है? तुम बेवजह वहम मत किया करो, हमेशा अपने आप मिटते रहे हैं। कहकर समीर स्नानघर में घुस गया तो सौंदर्या भी बात को वहीं छोड़कर रसोई में आ गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। पर इस बार समीर के चेहरे के वे दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे होते गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा था। समीर पहले जितना लापरवाह था, अब उतना ही चिंतित रहने लगा। इस स्थिति में सौंदर्या बराबर सांत्वना देती और डॉक्टरों की बताई तरह तरह की दवाएं यथासमय देती रही। अब समीर सौंदर्या से चिड़ा नहीं रहता था, अधिकतर किसी सोच में डूबा रहता था। पर सौंदर्या जो भी पूछती, शांति से उसका जवाब देता था। सौंदर्या को न जाने क्यों इस आकस्मिक परिवर्तन से डर लगने लगा था। रात गहरा चुकी थी, सभी टीवी के आगे जमे बैठे थे। आखिर उकताकर सौंदर्या ऊपर अपने कमरे में आ गई तो समीर भी माता पिता को हाल में छोड़कर पीछे पीछे आ गया। हमेशा की तरह सौंदर्या चुपचाप लेट गई थी, चुपचाप, मानो वह समीर की उपेक्षा की आदी हो गई हो। समीर ने बत्ती बंद करके स्नेह से उसे बाहों में कस लिया और मीठे स्वर में बोला, सच बताओ सौंदर्या, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह स्पर्श और आवाज की मिठास से सौंदर्या का रोम रोम आनंद से तरूपित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी वह। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूँ तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था, उसको तुम पर निकालकर मैं संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा। पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से लबालब है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन ही देता रहा और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस आगे कुछ कहा तो मैं रो पड़ूंगी। समीर के होठों पर हथेली रखते हुए सौंदर्या बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप ऐसा विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती हूँ। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तड़प जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। सौंदर्या, तुम सचमुच सौंदर्या हो, निर्मल हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही वो सुंदर देह रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। समीर ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप? हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी ये सफेद दाग ठीक नहीं हुए तो भी मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। प्यार इतना सती नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, सौंदर्या ने कहा। समीर ने भावविह्वल होकर उसे इस तरह आलिंगनबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो।